नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अनुच्छेद 15 तक, और आज के जो सेशन है उसमें हम बेसिकली कल के सेशन से आगे पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ना। आर्टिकल 16 में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम 6 चीजें पढ़ेंगे, 6 क्लास के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 16 कहता क्या है, हम इसके बारे में सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 16 ये कहता है कि भैया नियोजन के विषय में अवसर की समता। ध्यान समझिएगा, ये क्या कहेगा? नियोजन के विषय में, नियोजन का मतलब रोजगार, नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की क्षमता, अवसर की समता मतलब जब आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करोगे तो उसमें आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा सभी लोगों के साथ। अब इसके संबंध में हमारे यहाँ आर्टिकल जो 16 है उसमें कई क्लॉज बने हैं। तो जैसे हम बातचीत करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 1 की। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये कहता है जो राज्य होगा, स्टेट जो होगा, वो लोक नियोजन के विषय में क्या रखेगा? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। मतलब सरकारी नौकरियां जितनी होंगी, जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उनमें सबको समान क्या दिया जाएगा? अवसर दिया जाएगा। तो अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो इसका मतलब ये होगा, राज्य के अधीन नियोजन में, राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समता होगी, अवसर की समता होगी, क्षमता होगी। ये हमारा कौन सा आर्टिकल कह रहा है? ये हमारा आर्टिकल कह रहा है 16 क्लॉज 1। राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की क्या होगी? समता होगी। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा हमारा कह रहा है आर्टिकल 16 क्लॉज 1। अब इसी का दूसरा सेगमेंट आर्टिकल 16 क्लॉज 2। आर्टिकल 16 क्लॉज 2, ये क्वेश्चन अभी आरओ का एग्जाम संडे को हुआ है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरकारी नौकरी में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसी चीज ये कह रहा है आर्टिकल 16 क्लॉज 2। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कह रहा है सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। ऐसा कौन कह रहा है? आर्टिकल 16 क्लॉज 2। ये सेम आरओ के एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया। और किसके आधार पर नहीं होगा? तो कह रहे हैं कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसा हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कह रहा है कि सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। और भेदभाव किसके आधार पर नहीं किया जाएगा? तो ग्राउंड्स होंगे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। समझ में आया इतना? ये समझ में आ गया? चलिए आगे चलें। इतना समझ में आ गया, अब हम आगे चलते हैं। अब इसका तीसरा पोर्शन है आर्टिकल 16 क्लॉज 3। आर्टिकल 16 क्लॉज 3। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कह रहा है कि भैया संसद कानून बनाकर भेदभाव कर सकती है। अब ध्यान समझना, इन दो आर्टिकल्स में कहा जा रहा भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 5, आर्टिकल 16 क्लॉज 6। सिंपल से कहेंगे भेदभाव होगा। तो भेदभाव का ग्राउंड क्या होगा? भेदभाव का पहला ग्राउंड है कि संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? तो कह रहे हैं संसद कानून बनाकर भेदभाव कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। जैसे कर सकती है,
एग्जाम्पल की बातचीत करें, जैसे जैसे किसी जन्म स्थान को रोजगार के लिए आवश्यक शर्त बताया जा सकता है। रोजगार के लिए जन्म स्थान को आवश्यक शर्त बनाया जा सकता है, ये नियम में बनाया जा सकता है कि भाई आप इस क्षेत्र विशेष के हो, इस यहां पर आपका जन्म हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम आपको आरक्षण देंगे। मतलब रोजगार किसी खास जन्म स्थान के लोगों के लिए क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। तो हम कहेंगे जन्म स्थान को रोजगार की शर्त बनाकर, जैसे जन्म स्थान को रोजगार की शर्त बनाकर, रोजगार की शर्त बनाकर जन्म स्थान को रोजगार की शर्त बनाकर क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। और ये कैसे होगा, संसद कानून बनाकर ये काम करेगी, अपने मन से ऐसा काम नहीं कर सकती। आप सोचिए अपने मन से काम करे ना, ऐसा कुछ भी काम संसद के द्वारा नहीं किया जाएगा, तो कानून बनाएगी, मन से सरकार नहीं कर सकती। ठीक, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 का संबंध इससे। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 का संबंध है राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कह रहा है, कह रहा है राज्य पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान क्या किए जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं। मतलब राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए, नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कह रहा है कि राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक, अब प्रश्न यहीं से शुरू होता है। प्रश्न उठता है कि भैया ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है बैकवर्ड क्लास, ये कौन होगा, बैकवर्ड क्लास कौन होगा। तो हमारे यहां पर जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो 1953 में 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसी को कालेलकर आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कालेलकर आयोग भी कहते हैं, काका कालेलकर आयोग भी इसको कहते हैं। प्रश्न सिंपल सा पूछा जाता है, कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था, आपका उत्तर होगा 1953। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये क्या कह रहा है कालेलकर आयोग, भैया कालेलकर आयोग ये कह रहा है कि भैया हम क्या कहेंगे, हम जाति को पिछड़ेपन का आधार मान सकते हैं। मतलब इसकी जो सलाह है वो क्या है, वो कह रहे हैं जाति को पिछड़ेपन का आधार माना जा सकता है, पिछड़ेपन का आधार मान सकते हैं, मान सकते हैं। जाति को क्या कर सकते हैं, पिछड़ेपन का आधार मान सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठंडे बस्ते में शिकायतें चली गई। ठीक, फिर 1 जनवरी 1979 को, 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन बीपी मंडल का गठन किया गया। और इसको जरा इससे कहा गया कि जरा सोचिए कि भैया पिछड़ा वर्ग कौन होगा भारत में। इस समय आप सोचिए 1978 का टाइम है, 1 जनवरी 1978-79 का टाइम चल रहा है और जनता पार्टी सत्ता में है। और जनता पार्टी सत्ता में है तो इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मोरारजी देसाई है। कौन है, मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई जी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। मंडल आयोग ने क्या किया, सलाह दी सरकार को। इस आयोग ने कहा कि भैया भारत का जो समाज है वो पश्चिमी समाज से अलग है। भारतीय जो समाज है ये किससे अलग है,
पश्चिमी समाज से अलग है। पश्चिमी समाज से अलग है। कैसे अलग है? तो पश्चिमी समाज में इन्होंने कहा कि भैया मेन जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वो जाति के आधार पर नहीं होता है, अर्थ के आधार पर होता है। मतलब पश्चिमी समाज में जो पिछड़ापन होता है, पिछड़ापन का आधार क्या है? तो कहेंगे पिछड़ापन का जो आधार है वो आर्थिक माना गया, आर्थिक माना गया। लेकिन हमारे यहां पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में, भारत का जो प्राचीन भारत का जो समाज रहा है, ये बेसिकली जाति और वर्ण में विभक्त रहा है। मतलब प्राचीन काल से ही इन्होंने कहा, प्राचीन काल से ही भारतीय समाज किसमें बटा रहा है? तो वर्ण में क्या रहा है? वर्ण या जाति में विभक्त रहा है। और वर्ण या जाति में विभक्त होने की वजह से जाति ही क्या हो सकता है? जाति को ही हम पिछड़ेपन का आधार मान सकते हैं। तो इसी आधार पर हमारे यहां शासन संचालन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? जाति को ही पिछड़ेपन का आधार मान सकते हैं। पिछड़ेपन का आधार क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं ये। और मंडल साहब ने बताया कि भारत में लगभग 3743 जातियां हैं। कितनी? 3743 जातियां, 3743 जातियां हैं जो क्या है? जो पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में आ सकती हैं। समझिएगा, ठीक है? तो हम कहेंगे भैया यहां पर क्या रहा है? इन्होंने कहा कि भैया भारत में कितनी? तो भारत में 3743 जातियां या जातियों को पिछड़ी वर्ग में रखा गया। किसमें रखा गया? जातियों को पिछड़े वर्ग में रखा गया। और इन्हीं के लिए क्या कहा गया? पिछड़े, इन्हीं के लिए क्या कहा गया? इन्हीं के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया कि ये क्या है? ये पिछड़ा वर्ग होंगे, पिछड़ा वर्ग होंगे, पिछड़ी जातियां हैं। यहां पर पिछड़ी जातियों के बारे में बताया गया, पिछड़ी जातियां हैं। और इन्हीं पिछड़ी जातियों को क्या कहा गया? इन्हीं पिछड़ी जातियों को पिछड़ा वर्ग की संज्ञा दी गई। ठीक है, पिछड़े वर्ग की संज्ञा दी गई। तो अब यहां पर समझिएगा, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का जो पिछड़ा वर्ग है, जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आपने पढ़ा, ये देखो, राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्ग, ये देखो पिछड़े वर्ग शब्द का जो प्रयोग किए हो, इसी के लिए बेसिकली कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लास टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लिखेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लास शब्द का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया, अदर बैकवर्ड क्लास शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ जाएं, 1990 की बातचीत करते हैं और इस समय प्राइम मिनिस्टर है वीपी सिंह साहब। 1990 में आते हैं और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वीपी सिंह साहब हैं, वीपी सिंह साहब है। और ये वीपी सिंह साहब क्या कर रहे हैं? वीपी सिंह साहब कह रहे हैं कि भैया मंडल आयोग की सिफारिश जो थी, मंडल आयोग की जो सिफारिश थी, उसको, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। अब मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। अब ये सिफारिशें क्या थी मंडल आयोग की? तो मंडल आयोग की सिफारिशें ये थी कि भैया आप क्या कर सकते हैं? ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन, 27% का आरक्षण
किया जा सकता है या आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा? 27% का। और ये टर्म देखो ध्यान समझना कहां पर लागू होगा, तो 16 का संबंध लोक नियोजन के विषय में, मतलब सरकारी नौकरियों के संबंध में। तो जब नौकरियां आएंगी तो उसमें 27% सीटें किसके लिए रिजर्व की जाएंगी? ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व करी जाएगी। क्लियर हुआ इतना? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? फिर थोड़ा सा और समय बीतता है और आ जाता है आपका 1991 1991 की बातचीत करें तो इस समय हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हम कहेंगे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव साहब है। ये क्या कर रहे हैं? ये भैया कांग्रेस के पीएम है। ये 10% का अतिरिक्त रिजर्वेशन शुरू कर रहे हैं, आरक्षण। ये आरक्षण किसके लिए? ये जो आरक्षण है ये किया गया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। ये जो आरक्षण है ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शुरू किया। जो इकोनॉमिकली क्या होंगे? बेसिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से संबंधित होंगे, मतलब ईबीसी के लिए। ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए ये 10% का रिजर्वेशन शुरू कर रहे हैं। अब यहीं पर ध्यान सुनिएगा, थोड़ी सी कहानी हमारी यहां पर कॉम्प्लिकेटेड शुरू होती है। अब थोड़ा रिजर्वेशन जरा देख लीजिएगा। भारत में अगर हम आपसे बातचीत करें तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% का रिजर्वेशन था। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अगर हम आपसे बातचीत करें तो 7.5% का रिजर्वेशन था। ओबीसी के लिए 1990 से 27% का रिजर्वेशन शुरू कर दिया गया। बचता कितना है? अगर आप जोड़ लो तो कितना वैल्यू हो जाती है? तो लगभग देखोगे 49.5% वैल्यू आ जाती। सही है ना? 30 और कितना 40 42 49 49.5। और जो 1991 में रिजर्वेशन दिया गया किसके लिए? हम कहेंगे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया वो 10% था। मतलब टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया? 59.5%। अब यहां पर समझना, इसी मुद्दे को लेकर इंदिरा साहनी केस होता है 1992 में। इंदिरा साहनी केस 1992 में किया जा रहा है। 1992 में आरक्षण को चुनौती दी गई। इसमें इसको हम क्या कहते हैं? मंडल केस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मंडल केस है। इसका दूसरा नाम क्या है? मंडल केस। इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें आरक्षण को चुनौती दी जा रही है। क्या आरक्षण सही है? अब समझिएगा। अब यहीं पर क्या होता है? आरक्षण को इसमें क्या किया जा रहा है? आरक्षण को चुनौती दी जा रही है। आरक्षण को चुनौती दी जा रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आ रहा है? जरा समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आ रहा है, आरक्षण की जो व्यवस्था है वो संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का विरोधी नहीं। मतलब आरक्षण सही है। आरक्षण क्या है? आरक्षण सही है। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का विरोधी नहीं है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा आरक्षण क्या है? सही है। दूसरा कह रहे जाति को आरक्षण का आधार बना सकते हैं। ध्यान समझना, ये कह रहे हैं जाति को क्या कर सकते हैं? आरक्षण का आधार बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारत से ही भारत जो है भारतीय समाज जाति में बटा रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये जातियों में बटा रहे, तो आरक्षण का आधार क्या हो सकता है? जाति हो सकती है। और हमारा समाज पश्चिमी समाज की तुलना में क्या है? अलग है। इसके लिए भी ये दूसरा तर्क रहा। सुप्रीम कोर्ट का ये रहा कि भैया पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न वर्ग के लिए, मतलब जो पिछड़ी जातियां, अब देखो 3743 जातियां यहां पर बता रहे हैं, जो क्या है? जो कह रहे हैं कि भैया पिछड़ी है। ये कहा गया, ये देखो दिख रहा है, 3743 जातियों को पिछड़ी जातियों की कैटेगरी में रखा। कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि सभी लोग, सभी जातियां पिछड़ी हो या इन जातियों के सभी लोग पिछड़े हो। तो कह रहे हैं कि इन जातियों में जो साधन संपन्न लोग होंगे, जिनके पास ठीक ठाक आर्थिक व्यवस्था होगी,
उनके लिए कह रहे हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भैया क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मतलब पिछड़ी जातियों के, तीसरा रिजल्ट आ रहा है, तीसरा वर्डिक्ट है कि पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न वर्ग के लिए या साधन संपन्न वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा दी गई। क्रीमी लेयर की अवधारणा दी गई मतलब जो साधन संपन्न लोग होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए, ऐसी व्यवस्था यहां पर की जा रही। और क्या व्यवस्था की जा रही, इसके साथ साथ कह रहे हैं कि आरक्षण की मैक्सिमम लिमिट 50% होगी। सुप्रीम कोर्ट चौथा प्रोविजन कर रहा है इंदिरा साहनी केस में कि आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या होगी, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, अधिकतम सीमा 50% होगी, 50% मैक्सिमम होगी। ठीक, ये कह रहे हैं कि भाई असाधारण परिस्थितियों में ही इसका उल्लंघन किया जा सकता है। कह रहे हैं असाधारण परिस्थितियों में ही, असाधारण परिस्थितियों में ही, असाधारण परिस्थितियों में ही इसका उल्लंघन किया जा सकता है, किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में इसका उल्लंघन किया जाएगा और किसी अन्य केस में नहीं किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब यह डिसीजन निकल कर आ रहा है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% रिजर्वेशन किया जा रहा है नरसिम्हा राव साहब के द्वारा, उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब 10% आरक्षण इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए, उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि भैया इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम 10% से क्या करेंगे, ये होगा। और अगला वर्डिक्ट कह रहे हैं कि भैया प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, कह रहे हैं कि जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण क्या होगा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। ऐसा कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और कह रहे आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये वर्डिक्ट फाइनल आया है इंदिरा साहनी केस 1992 में। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, इंदिरा साहनी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा मिल गया आरक्षण को, तो आरक्षण की व्यवस्था क्या है, सही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब यहीं पर ध्यान से समझना। इसके बाद भारत की सरकार 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रही 1995 में। भारत की सरकार कौन सा संविधान संशोधन कर रही है, 1995 में 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रही है। और ये कब कर रही है, तो 1995 में, 1995 में 77वां संविधान संशोधन किया जा रहा है। और ये क्या किया जा रहा है, कह रहे हैं कि भैया आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जोड़ा जा रहा है। कौन सा, कह रहे हैं अनुच्छेद 16 क्लॉज 4A जोड़ा जा रहा है। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसके लिए, तो कह रहे हैं यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई। आरक्षण का यहां पर क्या किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो कह रहे हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मैटर में हम क्या देखेंगे, प्रमोशन देखेंगे। अब फिर इस
ये जो आया है ये मतलब नया अमेंडमेंट है या 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में क्या की जा रही, एम नागराज केस में चुनौती दी जा रही। तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में 77वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। क्या यह सही है भाई? प्रमोशन में आरक्षण चुनौती दी जा रही, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि भैया 77वां जो है संविधान संशोधन सही। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है? सही है। अमेंडमेंट एक्ट क्या है? सही है। ठीक, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को क्या किया जा सकता है? पदोन्नत, प्रमोशन में हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था हम कर सकते हैं। फिर आगे देखो, एक और केस होता है जनरल सिंह केस। आगे फिर केस होता है कुछ समय के बाद, अगला केस हो रहा है जिसको आप कह रहे हो जनरल सिंह केस। और जनरल सिंह केस कब का है? तो हम कहेंगे जनरल सिंह केस जो है वो 2018 का है। ये 2018 का है। इस केस में क्या हो रहा है? ये जो बात करी गई है कि भैया हम क्या कहेंगे, पदोन्नति में आरक्षण, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है उस पर क्या किया जा रहा है? फिर से पुनर्विचार कर रही सुप्रीम कोर्ट। अपने वर्डिक्ट पर सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करने का अधिकार है। अब पुनर्विचार, क्योंकि समय काल परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है, माहौल बदलता रहता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर पुनर्विचार किया। इस केस में क्या, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर पुनर्विचार किया कि क्या भैया प्रमोशन होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के बिहाफ पर। अब इसमें क्या हो रहा है, वर्डिक्ट क्या रहा है? जब हम वर्डिक्ट की आपसे बात करते हैं तो कह रहे हैं कि भैया वर्डिक्ट में अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर देखा यह जा रहा है कि भैया कि पदोन्नति में आरक्षण सही। ठीक है, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फिर से जब रिव्यू कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण सही है, कोई दिक्कत नहीं, पदोन्नति में आरक्षण सही है, ये सही है। ठीक, लेकिन आरक्षण के समय, मतलब जब प्रमोशन किया जा रहा है तो जब आरक्षण दिया जा रहा है तो आरक्षण के समय क्या किया जाना चाहिए? आरक्षण के समय क्रीमी लेयर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मतलब अब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में भी क्या अप्लाई होगा प्रमोशन देते समय? तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मतलब जनरल सिंह केस 2018 में क्या किया गया? तो व्यवस्था की गई कि भैया शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी क्या होगा? तो हम कहेंगे भाई रिजर्वेशन की बात करी गई। ठीक है, मतलब क्रीमी लेयर की बात करी गई। फिर 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2000 में। 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रहा है कब? तो आप कहोगे वर्ष 2000 में ये आपका संविधान संशोधन लाया जा रहा है और इसके थ्रू अनुच्छेद 16 क्लॉज 4B जोड़ा गया। अब ये अनुच्छेद 16 क्लॉज 4B क्या बात करता है, जरा इसके बारे में सोचिए। तो अनुच्छेद 16 क्लॉज 4B बात करता है कि भैया ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी में जब आरक्षण की व्यवस्था है, जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको पता है कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो कितना है? 15%। मान लीजिए रेलवे के किसी डिपार्टमेंट में, एग्जाम्पल से समझाते हैं, रेलवे में सपोज करिए 100 वैकेंसी निकली। कितनी? 100 वैकेंसी निकली। तो वैकेंसी 100 है, 100 के अनुसार कितनी सीटें होनी चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए?
तो 15 सीटें होनी चाहिए, ठीक, 15 सीटें होनी चाहिए ना। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं भरी गई, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट की सीटें कितनी भर पाई, केवल और केवल 10 भर पाई। 5 सीटें क्या हुई, वैकेंट चली गई। 5 सीटें क्या हुई, वैकेंट चली गई। आगे के टाइम में सपोज करिए 50 आदमी इसमें क्या हो गए, रिटायर हो गए। 50 आदमी रिटायर हो गए, अब मतलब 50 आदमी फिर भरे जाएंगे। तो अब यहां पर यह कहा गया, ध्यान समझना, कि 50 आदमी जब रिटायर होंगे तो इसमें 15% सीटें किसके लिए रहेंगी, 15% सीटें इसके लिए रहेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रहेंगे। मतलब जब 7.5 सीटें होंगी, मतलब लगभग 8 सीटें किसके लिए रहेंगी दूसरी बार में। तो दोबारा में जब वैकेंसी आएंगी तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लगभग 8 सीटें रहेंगी। 8 सीटें ये रहेंगी, और ये सीटें जो 5 खाली रह गई थी इनको क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब टोटल सीटें कितनी हो जाएंगी, 13 सीट रहेंगी। इसको ये कहा गया कि भैया सिंपल सी बात है, इसको ये कहा गया बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। समझ रहे हैं, बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। मतलब अगर हम कहें कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटें 16 क्लॉज 4B में क्या कहा गया, यदि किसी आरक्षित श्रेणी के लिए सीटें उसी वर्ष नहीं भर पाई जाती हैं, उसी वर्ष नहीं भर पाई जाती हैं, भर पाई जाती हैं, तो वे सीटें अगले वर्ष तक ले जाई जाएंगी। वे सीटें अगले वर्ष तक ले जाई जाएंगी। ले जाई जाएंगी, अगले वर्ष तक ले जाएंगी। और इस प्रक्रिया में 50% आरक्षण के नियम का विरोध या उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं, तो इसको कहा गया, इसको ये कहा गया कि भैया अगले कैरी फॉरवर्ड, उसी वर्ष नहीं भरी जा रही मतलब वैकेंट हो जा रही है, तो बैकलॉग सिस्टम का इस्तेमाल, कैरी फॉरवर्ड अगले सीट तक ले जाएंगे अगले वर्ष, मतलब इसको कहना है कैरी फॉरवर्ड। इस टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा, और इसको फिर चुनौती दी गई किस केस में, एमराज केस में, एम नागराज केस में। एम नागराज केस में क्या किया गया, इसको चुनौती दी गई, इसको चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये वाला चीज सही है। ठीक है, चलिए, तो ये आज का सेशन है। और अगर हम आपसे बातचीत करें आज के सेशन में इतना ही। 16 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 6 आपका फिर बाकी रह गया है। थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको शॉर्ट वे में ले चलेंगे, लेकिन आज के सेशन को हम यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, और आप लोगों को सेशन लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है सेशन कैसा लगा। धन्यवाद सबको, थैंक यू सो मच सबको, बहुत बहुत नमस्कार, आभार सबको।